Good morning, class. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन आज मैकेनिकल वेव्स है ना? ये चलो निकालो बैंक निकालो यार। सर एक थ्योरी में डाउट था एक क्वेश्चन में नोट्स के। एक मिनट दो। हाँ दोस्त बोलो। सर एक क्वेश्चन था, उसमें था कि एक स्टैंडिंग वेव है, उसके अंदर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है स्टैंडिंग वेव की बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। इसके अंदर आपने एक मेथड से कराया था कि डीई बाय डी एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया था, एक वो क्यों किया था? स्टैंडिंग वेव तो दो वेव्स होती है ना यार। हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये क्या है? एक वेव का अच्छा एक पॉजिटिव एक्सट्रीम एक नेगेटिव एक्सट्रीम की है। कुछ नेगेटिव स्ट्रिंग कुछ नहीं दोस्त, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग में दो वेव चल रही है। हाँ सिंपल सा ना यार। डीई बाय डीएक्स क्या दे रहा है? एनर्जी पर यूनिट लेंथ। यस सर। तो जो आपको ये मान लो ये है, एक्चुअल में आपको दिखाई ये वेव दे रही है, लेकिन आप इसको तोड़ के देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगी? दो वेव दिखाई देंगी जो क्या है, लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर रही है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है पैटर्न, इस पैटर्न में एक्चुअली क्या है, दो वेव छुपी हुई है। एक जा अच्छा रही है, हाँ, ओके सर, यस सर। एक जा रही है लेफ्ट में और एक जा रही है राइट में, राइट में, यस सर। है ना? तो जो लेफ्ट में जा रही है उसके पास कितनी एनर्जी है? हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यस सर। इनटू लैम्डा बाय 2। ये लेंथ कितनी होती है? लैम्डा बाय 2 होती है। देखो ये जो आया था, ये तो आया था एनर्जी पर यूनिट लेंथ इंटू लैम्डा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या देगा? इस लेंथ के अंदर एक वेव के पास कितनी एनर्जी है, और ऐसे इसमें कितनी वेव्स हैं? दो वेव लेंगे। यस सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। ये वाला क्वेश्चन बैंक क्या?
Sir, 16th. इससे पहले किसी को कोई डाउट नहीं है? सर क्वेश्चन में डाउट है, उसमें दिया नहीं हुआ कि दोनों Question एंड number? फिक्स हैं। क्वेश्चन 11. दोस्तों क्या डाउट है? सर इसमें दिया नहीं हुआ दोनों एंड फिक्स हैं या एक एंड फिक्स है? दोनों ही एंड फिक्स्ड होंगे यार। सर कैसे? भाई ये स्ट्रिंग है तो खुद से सोचना पड़ेगा दोस्त, मतलब ये स्ट्रिंग है, राइट? यहाँ पर आपके पास वो ऑसिलेटर है, यस सर. ऑसिलेटर ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है? इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है. ऑसिलेट कर रहा है, राइट? तो मुझे पता है भाई जब भी वेव टकरा के आएगी, जब इस पॉइंट टकराएगी, इस पॉइंट टकराएगी तो वो क्या होगी? इन्वर्ट होके जाएगी, क्योंकि ये जो एंड है, ये एंड तो क्या है? रिजिड एंड है। ऑसिलेटर का ये जो पॉइंट होगा, जब भी वेव यहाँ से ट्रैवल करके जाएगी, जो ट्रैवल करेगी दीवार से टकराएगी वो रिवर्स हो जाएगी, और जो वेव यहाँ से जाएगी ऐसे टकराएगी वो भी क्या हो जाएगी? फ्लिप कर जाएगी। अगर आपको एनिमेशन याद आ रहा जो हमने देखा था 11th में, जैसा कि ऑसिलेटर मूव करता होता है और वेव यहाँ जाती है, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर एक रिंग होती तो ये वाला एंड हो जाता फ्री एंड, यहाँ पर फिक्स्ड है, ये है रिजिड एंड। और जो भी वेव यहाँ से जो भी वेव यहाँ से आके टकरा के आप इस एंड से टकराती है वो हमसे क्या कर जाती है? फ्लिप कर जाती है। तो ऑसिलेटर का जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? एक रिजिड एंड की तरह बिहेव कर रहा है। हालांकि वो पॉइंट आप मूव करा रहे हो, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को आप मूव करा रहे हो, एक्चुअली क्या है, बिल्कुल यहाँ पास है, ये यहाँ से आपका नोड बनना चालू होता है। एग्जैक्टली इस पर नोड नहीं बनेगा, ये पॉइंट तो क्या है? मूविंग है, यस सर. ये बहुत पास में ये नोड बनता है। इसलिए तो मोर ओवर क्या है, ऑसिलेटर को पकड़ के, जैसे आप हाथ, अगर हाथ से अगर आप स्ट्रिंग ऑसिलेट करा रहे हो, जब भी वे आपकी आके आपके हाथ से टकराएगी तो जो आपका हाथ है वो हाथ उस मोमेंट में कैसे बिहेव करेगा? क्योंकि हाथ के अंदर तो वेव ट्रांसफर हो नहीं सकती। यस सर. ऑसिलेटर के अंदर तो वेव आगे ट्रांसफर नहीं सकती ना। यस सर. और आपका हाथ है ऑसिलेटर, वो क्या है? एक तरह से डेंस बाउंड्री है। ये फिर आगे समझ मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था 1 and 3 और it will behave like both ends fixed. Question number 16. ये बताइए क्या डाउट है इसमें? जो वेव जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? विल इट प्रोपोर्शनल टू वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ? Yes, sir. जो भी वायर है वहां जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ आएगी। तो ऑब्वियसली जो पूछा गया है प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है, तो मुझे पता फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू वेव स्पीड। Yes, sir. और वेव स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू इन अ स्ट्रिंग, वेव स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन द वायर रूट टी। तो घुमा फिरा के जो फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल क्या हो गया? रूट टी हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अब टेंशन निकालनी है, ये तो सिंपल है, थर्मल स्ट्रेस से हो जाएगा यार। जब उसको कूल करोगे
तो वायर अपनी लेंथ को शॉर्ट करना चाहेगा, हाँ है ना? तो कितनी लेंथ शॉर्ट करना चाहेगा? एल अल्फा डेल्टा टी। है कि इतनी लेंथ आपकी शॉर्ट करना चाहेगा। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल। ये आपके पास क्या है? स्ट्रेन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दो y अल्फा डेल्टा टी, Yes, sir. है ना? स्ट्रेस क्या होगा? Tension. टेंशन इनटू किस मल्टीप्लाई हो गया? एरिया। Area. क्योंकि वो रूट टी मतलब क्या? y अल्फा डेल्टा टी। इसकी तो प्रश्न आएगी, तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें ये है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, यस। अब बोलो सही डेंसिटी टर्म कहाँ थी? वो तो फिर मैं प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो आ जाएगा ना। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। मास क्या? डेंसिटी इनटू लेंथ इनटू एरिया, राइट? हाँ जी. Yes. एरिया से एरिया कट जाएगा तो नीचे डेंसिटी का फैक्टर आ जाएगा। सर डेल्टा टी तो नहीं कटेगा ना इसमें? प्रोपोर्शनलिटी पूछी है दोस्त, अच्छा हाँ ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्रेशन और ही पूछा है। तभी तो मैंने न तो वेवलेंथ की चिंता की, न मैंने म्यू की चिंता की। मैंने तो बस देखा कि टेंशन किसके प्रोपोर्शनल आ रही है। हाँ, अगर बी ऑप्शन जैसा एक और ऑप्शन होता है जिसमें क्या है वाई और अल्फा ऊपर होता न्यूमरेटर में रूट में, तब डेफिनेटली फिर मुझे को थोड़ा और सॉल्व करना पड़ता कि मैं देख पाऊँ कि डेंसिटी की टर्म कहाँ आ रही है। हालांकि मुझे पता लग रहा है डेंसिटी टर्म कहाँ आएगी दोस्तों। म्यू क्या होता है? मास पर मास पर Rho A. Rho into A. एरिया इनटू, ये टोटल मास हो Yes. गया अपॉन, Length. लेंथ आ गई। तो यहाँ रो टी अपॉन म्यू करोगे तो रो इनटू ए आ जाएगा। ए से ए भी कट गया ना, यस सर। Yes, तो sir. क्या है वाई अल्फा डेल्टा टी बाय रो। ये तो टी बाय म्यू हो गया, बाद में वेवलेंथ की वैल्यू से डिवाइड कर दो, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाएगा पूरा पूरा। इसके बाद सर 17 14 में लास्ट वाली लाइन का मतलब बता दो, क्रॉस और नॉट इज। the distance between successive points oscillating with an amplitude a by 2। किसी भी एक नोट के बाद आगे चले जाओ, ठीक है ना? तो मान लो ये एम्पलीट्यूड ए है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? a/2। उसका भी कितना होगा? ओके सर, इस हिसाब से बताना था। तो जो ये दो जो नियरेस्ट पॉइंट है, सर अक्रॉस द नोड नहीं बोला? मैं इधर साइड आउट नोट नहीं बोला। इसका ये बताओ के कितना है? के इसका क्या है? 20 π/3 ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। lambda. जो लैम्डा की वैल्यू आई है 30 सेंटीमीटर। कितना है? 3/10 है ना? Yes, sir. 3/10 या फिर ये मीटर में है कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 centimeter. 30 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, सारे ऑप्शन क्या है? 30 सेंटीमीटर से तो कम ही है। अच्छा, अक्रॉस द नोड का मतलब मैं खुद सोचा तो ये रखिए अक्रॉस द नोड। ये हो सकता है, देखो ये वाला हाँ जी सर, यही सोचा था मैंने। तो ना एक नोड के
अक्रॉस द नोड मतलब ये हो सकता है भी नोड के एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, है ना। देखो ये a/2 की एक लाइन खींच दो यार यहाँ से, क्या ये है? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनके एम्पलीट्यूड a/2 होगा। तो शायद ये बोला था कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में कौन से दो पॉइंट्स होंगे, तो ये दो थे। अक्रॉस updates not in. क्या है? अक्रॉस अ नोड का मतलब क्या हुआ कि मे बी एक ये, उसके बाद एक नोड आएगा, उसके बाद जो अगला आएगा, उनके बीच में कितना गैप है, शायद ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा क्लियर होना चाहिए था, बट हाँ अब ये लग रहा है अक्रॉस द नोड का मतलब हो गया कि ये दो पॉइंट्स ये हो रही है। y की वैल्यूज क्या पुट करनी है आपको? a/2 पुट करना। a/2 ऐसे x की वैल्यू आ जाएंगी। यस सर, आगे इसीलिए- पढ़ेगा सर। आगे इसके बाद सर एक क्वेश्चन फुट चारों तरफ फुट बताओ इसमें क्या डाउट है दोस्त? x of 0 is a node, यही ना? बताओ दोस्त में डाउट क्या है? सर ये समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करना है। बताओ मेरे को, क्या दिमाग लगाओगे? x of 0 is a node का मतलब क्या हुआ? उस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं x के लिए 0 पुट करूं तो एक्सप्रेशन पूरा पूरा क्या हो जाए? 0 है कि नहीं? ये मतलब Yes. निकल क्वेश्चन का। अभी ये बताइए, इन चारों में से 4 एक्सप्रेशन है, अगर मैं सिंपली मुझे कॉस को अगर मैं कॉस के साथ ऐड करूं या कॉस को मैं कॉस के साथ सब्ट्रैक्ट करूं तो देखिए चमकता है। ये आपको ये समझ में आ रहा है ना कि नोड बनने के लिए दोनों वेव का क्या होना चाहिए? जो एक वेव है कॉस का ग्राफ मान लो एक ये है, तो जो दूसरा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमेशा इसके अपोजिट बना रहना चाहिए, तभी तो ये और ये मिलकर क्या करेंगे? 0 बनाएंगे। भाई एक काम करो, चारों ऑप्शन को इसके अंदर ऐड करो, फिर वो आइडेंटिफाई करो कि इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 डालते ही वो एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ t। देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं मान लो अगर मैं d ऑप्शन को और a ऑप्शन को ऐड करता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस cos b बनाओगे तो क्या बनेगा? इन दोनों का समेशन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है ना, वही समेशन बाय 2 मतलब बाय 2 और सब्ट्रैक्शन बाय 2। अब मुझे पता है इसमें मैं अगर x के लिए 0 डाल भी दूं तो ये x के लिए 0 कभी इसको 0 नहीं बनाएगा, वह नहीं बनाएगा। यस बट अगर मैं b ऑप्शन को ऐड कर दूं मुझे देख के समझ आ रहा है कि क्या है? a माइनस b है, sin a sin है ना, cos a माइनस cos b क्या बनेगा? -2 sin c plus d by 2 sin c minus d। देखो दोनों का एडिशन बाय 2 एक दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2 है ना। ये सब 0 बन जाएगा। हाँ तो एक टर्म तो क्या बन जाएगी आपके यहाँ पर? एक बार दोनों को अंदर वाले को ऐड किया क्या बता? 2kx by 2 kx। एक बार दोनों का डिफरेंस लिया क्या बना? ओमेगा टी बना। जब x को 0 डालोगे तो whatever be the value of this expression it will always be 0। यस सर बस कोई बी ऑप्शन होना चाहिए। ए और सी क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते दोस्तों कि अगर एक कॉस और दूसरा का साइन है, दूसरा अगर यहाँ चालू रहता दोनों का एडिशन कभी 0 बनाएगा इसको? नो सर। नहीं सर तो वैसे देखो कि जो 14 था 14 वाले का एग्जैक्टली मेरे इमेज ऐड कर दोगे तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा।
इनफैक्ट जीरो के ये पूरी वेव ही इस मोमेंट के लिए क्या है, यहाँ से लौट कर एक दूसरे के अपोजिट है ना यार, एग्जैक्टली वो दूसरे की मिरर इमेज है, तो उस मोमेंट के लिए स्ट्रिंग सीधी है, पर अगले मोमेंट पे जब ये ट्रेवल करेंगी तो बाकी पॉइंट्स तो मूव करेंगे, लेकिन ये पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो पे। स्टेशनरी हो जाएगा। जैसे सिमिलरली ये पॉइंट भी क्या रहेगा, जीरो पे, ये वाला पॉइंट भी क्या रहेगा, जीरो पे। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ये वाला, इसमें बस क्या है कि एक्स को क्या रखते जाओ, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, आपको एक्स की पोजीशन मिल जाएगी जो जो हमेशा के लिए नोड बन गए। तो लॉजिकल था, पहली बात तो साइन तो हो नहीं सकते, क्योंकि साइन ये दोनों ऐड करके कभी भी इसको नोड नहीं बना सकते, इन दोनों का सब हमेशा कहीं ना कहीं बीच में आएगा, विच इज नॉट अ नोड। तो ऑप्शन बचा बी और डी, बी और डी में देख के समझा रहा है यार, डी को ऐड करूंगा तो दोनों टर्म कॉस की आएंगी, तो एक्स को 0 पुट करूंगा तो भी वो टर्म 0 नहीं बनेगी, तो साइन की टर्म आनी चाहिए। इसके बाद 21. क्या होना चाहिए, देखो एक पॉइंट सोर्स है वो हर डायरेक्शन में वे भेज रहे हैं, तो आपने कोई भी डायरेक्शन पकड़ी है ना, डायरेक्शन में इस पॉइंट पे आपको ऑसिलेशन की इक्वेशन बतानी है, तो बस इस डायरेक्शन में एक वेव ट्रेवल कर रही होगी, इस डायरेक्शन में भी आपकी वेव ट्रेवल कर रही होगी, इस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही होगी, तो किसी भी एक डायरेक्शन के अलॉन्ग आपको वेव की इक्वेशन बतानी है, ये पूछा है। Yes, sir. वेव की इक्वेशन मतलब क्या है, y इक्वल टू समथिंग लिखते हो, y क्या होता है, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ Mean position. Particle from its mean position. हाँ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, y जो y होता है, y क्या होता है, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो आपको क्या करना है, ऐसे हम किसी एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, मतलब आपको किसी भी डायरेक्शन में पकड़ लो, वेव की इक्वेशन बतानी है बेसिकली, है ना। Yes, sir. क्या होगा भाई, ये बात बताओ, इसने कितनी कुछ भी ठीक है, मान लो A is the constant representing the strength of the source, मतलब बेसिकली कुछ बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, राइट। A है A/4 pi r², ये क्या देगा, इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन, यस सर। तो इंटेंसिटी क्या प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जिस पॉइंट पे लिखना है उस पॉइंट पे जो आपकी एम्पलीट्यूड होगा वेव का, वो क्या हो जाएगा, √a/r हो जाएगा क्या। Yes, sir. इंटेंसिटी इनटू डिवाइड बाय एरिया, अपने पावर की इंटेंसिटी हो गया, हाफ म्यू ए स्क्वायर, ठीक है। वहां का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कुछ ऐसा आना चाहिए। उसके बाद तो क्या है, जो भी आपको लिखना है साइन के एक्स जो भी आपको लिखना होता है आप वो लिख सकते हो। तो उसमें साइन के एक्स कुछ भी आप लगा दो, सर ऑप्शन में नहीं है। देखते सेकेंड है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पेन नहीं है। जो भी आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या है, इन प्रोपोर्शनल टू 1/r है, समथिंग ऑफ r है। हाँ जी। तो ए के ऑप्शन में समथिंग ऑफ r है, बी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो ए लिखा है, ए इज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स, है ना। यस यस सर। तो इन्होंने ए को एग्जैक्टली पावर थोड़ी बोला है, उन्होंने कुछ
तो डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन बनना है, मान लो ये P बना है, मान लो पावर होती अपॉन ये होता, तो ये रूट P आता। इन्होंने रूट P को क्या बोल दिया, ये ये बोल बोल दिया। दिया। रूट P को बोल दिया भैया ये एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ओबेली रूट P क्या बता रहा है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ ही बता रहा है ना सोर्स की। यस सर। उन्होंने रूट P को बोले इज अ न्यू नंबर, a constant which is representing the strength of the source। ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये यस सब सर। क्वेश्चन बाय आर आ गया, तो यहाँ से बी ऑप्शन लग रहा है, बी ऑप्शन होना चाहिए। यस सर। इसके बाद सर एक बार 26 18th में आप वो बता दोगे जो मिसिंग है, उसकी कोई मतलब नीड नहीं है क्या क्वेश्चन में? नहीं, ऐसे कुछ लिखा होगा कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के बारे में लिखा होगा, या वो दैट इज स्ट्रेस्ड टू अ टेंशन ऑफ 100 न्यूटन। जब दोनों एंड फिक्स्ड है ये फ्रीक्वेंसी है, जब एक एंड फिक्स्ड है तो ये फ्रीक्वेंसी है। बचा तो मेरे ख्याल से जो डॉट डॉट लिखा हुआ है वो कुछ है नहीं, ऐसे लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड, है ना। तो बिना पहली चीज की इंफॉर्मेशन के भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में देख के लग रहा है, क्वेश्चन नंबर मैं 18th की बात कर रहा हूँ, जो मिसिंग लग रहा है वो यही लग रहा है। क्वेश्चन देख के लग रहा है कि वो स्ट्रिंग के बारे में बात में, वो स्ट्रिंग स्ट्रेच की हुई है, और वो भी जब सर वो दूसरा मिसिंग नहीं है सर, वो जूम करके देखेंगे तो दिख रहा है, ऐसा। काफी ज्यादा जूम करो। यस सर, जूम करो एक बार। एक मिनट खोलो फिर। हाँ ये सर कुछ लिखा हुआ है वो। उसमें ना लेंथ 1 मीटर दी हुई है और लीनियर मास डेंसिटी 0.01 दी हुई है। यस सर। अच्छा काफी ज्यादा जूम करके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई। चलो ठीक है, आगे। सर 31 में वो जो ऑर्गन पाइप है वो क्लोज्ड है या ओपन? फिर इसको जूम करके देखो। ओपन है सर। ओपन है सर। ठीक है, हाँ जी सर। तो जूम करने के बाद लिखा हुआ है क्या ओपन? यस सर। सर हम्म, सर जो ये 26 क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंट मेरे को पता नहीं है, मैंने नोट नहीं, पता नहीं करवाया नहीं, पता नहीं नोट नहीं किया, तो आप बता सकते हो क्या है ये? पढ़ो यार एक बार फिर, और क्या, ऐसे तो नहीं सकता करवाया ना हो यार। जब तुमने क्वेश्चन देखा तुमने एक बार ट्राई नहीं किया करो नोट्स देखने की या बुक देखने की दोस्त? सर नोट्स देखे थे, मेरे को मिला ही नहीं। तो फिर बुक देखा HCV में या कुछ और? बुक नहीं देखा, मैं अभी देख लेता हूँ। है क्या भाई? जो किंग्स ट्यूब होती है वो क्या होती है, कोई बता सकता है? यस सर। क्या बताइए। यू शेप्ड होते हैं और वो स्लाइड कर सकती हैं, तो हम साउंड भेजते हैं और वो दो रास्तों में बढ़ जाती है, और वी कैन वेरी द लेंथ ऑफ द ट्यूब्स, तो उसकी वजह से पाथ डिफरेंस आ जाता है, और फिर मतलब एक्स मूव करने पे 2x इंटरफेरेंस। का पाथ डिफरेंस आता है। एक फिक्स होती है और एक मूवेबल होती है। ऐसा कुछ होता है इसका सेटअप? यस सर। ये ऐसे है ना, यहाँ से आप साउंड भेजते हो, मान लो आपने यहाँ से साउंड भेजी है, ठीक है, यहाँ से आपने साउंड भेजी, साउंड यहाँ जाएगी, और यहाँ आपके पास दो रास्ते हैं। जब साउंड यहाँ ट्रेवल करेगी तो पहले कुछ आपकी साउंड यहाँ से निकलेगी, कुछ साउंड आपकी यहाँ ट्रेवल करेंगी,
सामने इधर से ट्रेवल करके पहुंचेगी वेव, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर दोनों साउंड जब यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जर्वर है। तो मान लो लेफ्ट वाली जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर है तो पार्ट डिफरेंस कितना है दोनों के साउंड का, जब यहाँ साउंड पहुंची दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी, कितना पार्ट डिफरेंस है, 0। तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। लेकिन आपने क्या किया, व्हाइट वाले पोर्शन को फिक्स किया, जो रेड वाला वो मूवेबल है। अगर मैं रेड वाले को मूव कराऊंगा तो जो रेड वाले सेक्शन से आ रही है साउंड वो ज्यादा ट्रैवल करेंगी। यस सर। तो मान लो कि वेवलेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मान लो अगर मैं इसको सिर्फ 5 सेंटीमीटर मूव कराता हूँ तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चला और नीचे से 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चला, कितना एक्स्ट्रा चला, 10 सेंटीमीटर, लैम्डा। तो अब दोनों बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा। तो अभी भी आपको क्या सुनाई देगा, मैक्सिमम सुनाई देगा, है ना। तो ऐसे में इसको 5 सेंटीमीटर और फर्दर स्लाइड कर दूं तो और डिफरेंस आ गया। और जब भी एक्स मूव कराते हो तो एक्स ऊपर से एक्स्ट्रा चलेगा और एक्स नीचे से भी एक्स्ट्रा चलेगा, राइट। ये वाला यहाँ से एक्स पाथ यहाँ से बढ़ गया और एक्स पाथ यहाँ से बढ़ गया, तो एक्चुअली 2x पाथ बढ़ा है। करने के बाद आपके पास 10 का डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा का, 2 लैम्डा का, 3 लैम्डा का। हर बार आपको क्या सुनाई देगा, मैक्सिमा, है ना। तो मान लो पहले दोनों की लेंथ बराबर थी, तो जैसे जैसे मैं दोनों इसको मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे आपका पार्ट डिफरेंस 0 से बढ़कर क्या हो रहा है, लैम्डा हो रहा है, 2 लैम्डा हो रहा है, 3 लैम्डा हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब मैं 0 से लैम्डा जा रहा हूँ तो बीच में कभी ना कभी पार्ट डिफरेंस क्या रहा होगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा। हाँ, तो वहां पर उस टाइम आपको साउंड क्या सुनाई देगी, 0 मिनिमम। हाँ, तो इस तरह से आप इसकी स्लाइड कर करके आप वेरिएशन फील कर सकते हो कि साउंड पहले ज्यादा थी, फिर कम होते तो 0 हो गई, फिर वापस बढ़ के मैक्सिमम हो गई, फिर कम होते तो 0 हो गई, फिर वापस बढ़कर मैक्सिमम हो गई, फिर कम होते होते 0 हो गई, एंड सो ऑन। तो याद देखिए, इफ यू मूव द ट्यूब बाय x, additional part difference is 2x। चलिए इसके बाद आया तो समझ में, यस सर, थैंक यू सर। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, सर वो 32 क्वेश्चन है जो सर इसमें मेरे को वैसे पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि वाटर लेवल होता है जो पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। सर मेरे को उसका लॉजिक नहीं पता, एक बार आप बता दो सकते हो? गलत पढ़ा है। क्या सर? गलत पढ़ा है कि पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। सर एक बार फिर बता। क्या था बाकी लोग, अगर आपने एक ट्यूब, एक टैंक ले लिया, उसके नीचे आपने एक होल कर दिया, अगर आप पानी भरोगे क्या होगा, पानी के लेवल के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सर पहले इंक्रीज करेगा फिर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, किसी ने बोला पहले इंक्रीज करेगा फिर जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट हो जाएगा। बस ठीक है, जब आपका एक टाइम में जब पानी का लेवल कांस्टेंट हो गया तो ट्यूब की लेंथ फिक्स हो गई। यस सर। तो क्या हो गया, सर मेरे को वही पूछना था, फ्लूइड वाला ही क्यों होता है ऐसा, मतलब मैंने ट्राई किया था कल। बताओ तो, तुम इतना सॉल्विंग करते हो दोस्त, है ना, पूरा मतलब फ्लूइड की नहीं करी अभी। इसका मतलब दिमाग तो है ना। यस सर। पता, मान लीजिए ऐसे मेरा एक टैंक है, मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, पानी पहले था नहीं, मान लो यहाँ से आप पानी टैप टैप से पानी आ रहा है, लोगों का कहना है कि सर पहले तो लेवल बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ इनफ्लो और रेट ऑफ आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। बस ठीक है भाई। एक बात बताओ, इसमें से जो पानी निकल रहा है, यहाँ से जो आपका लिक्विड निकल रहा है, उस निकलने का रेट क्या होगा, इसका एरिया इनटू वेलोसिटी इस पॉइंट की √2gh। 2gh। जैसे से हाइट बढ़ेगी वैसे से पानी का निकलने का रेट भी
बढ़ता बढ़ता रहेगा, रहेगा। जितना इनकमिंग रेट है उतना ही आउटगोइंग रेट हो जाएगा। लेकिन आउटगोइंग रेट क्या था, 0 था, क्योंकि पानी नहीं था। जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा वैसे उससे पानी के लिए स्पीड बढ़ेगी, लेकिन क्या है, आ तो पानी रहा है ज्यादा रेट से, यस सर। हाइट बढ़नी चालू होगी, तभी तो निकलने का रेट 0 था, 0 से बढ़ना है रेट। तो हाँ इनिशियली जी सर। आउटगोइंग रेट कम है, इनकमिंग रेट ज्यादा है, इसलिए पानी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन जैसे बढ़ेगा। बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटगोइंग रेट भी बढ़ रहा है। यस सर। तो अब जितना नेट इनकमिंग रह गया वो कम रह गया, तो हाइट बढ़ेगी, लेकिन अब हाइट का बढ़ने का रेट भी अपने आप क्या होगा, कम होता जाएगा। कम होता रहेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यस सर, आगे समझ। एक बार आपके थैंक यू वजह सर। से हो चुकी है कि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी निकल रहा है, तो हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगले मोमेंट पे भी उतना ही पानी निकला जितना पहले निकल यस रहा सर। था, और अभी उतना आ रहा है, फिर सेम हो गया, फिर हाइट चेंज नहीं हुई, तो अगले मोमेंट पे फिर उतना ही पानी निकला जितना उससे पहले निकल रहा था, और उतना ही आ रहा था, फिर हाइट चेंज नहीं हुई, अब यहाँ से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। यस सर, आगे समझ। इसके बाद थैंक 32 38 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 सर। कौन सा है, समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर क्या, तो डाउट ही नहीं है क्या 32 के बाद? 38 है डाउट। 38 यस सर। ये देखो यार, दोनों पाइप्स की रेडियस दी हुई है। अब लॉजिकली बताओ, जब भी रेडियस दे दी गई होगी तो मेरे ख्याल से आपको दिमाग में क्लिक करता है, आपको एंड करेक्शन मानना है। यस सर। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और एक इसके साथ भी जो ट्यूनिंग फोर्क यूज किया गया, सेम फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क यहाँ यूज किया गया, मतलब इसमें भी स्टर्निंग वेव बन रही है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसमें जो स्टर्निंग वेव बन रही है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, बराबर है। बराबरी है। अच्छा, तो जो क्लोज वाला होता है उसमें फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी बाय 2n। क्लोज वाला क्लोज में 4n। 4L होता है, लेकिन मुझे पता है थोड़ा सा वो ऊपर बनता है। यस सर। 4 इंटू एल प्लस ही कर देंगे। तो जो लेंथ है वो L प्लस एंड करेक्शन है। यस सर। भाई यहाँ एंटी नोड बना, ये नोड बना, तो क्या बोलते हो, ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ L प्लस R है, एंड दिस इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। जब अगला जो बनेगा वो 3 लैम्डा बाय 4 बनेगा, अगला जो बनेगा वो 5 लैम्डा बाय 4 बनेगा, जो लेंथ L प्लस R है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, याद है, एन की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 3 3 5। 5 7। यस सर। जो ओपन वाला होगा, देखो ओपन वाला में क्या है, एंटी नोड यहाँ बनेगा और यहाँ एंटी नोड बनेगा, राइट। यस सर। तो इसमें एक बार एंड करेक्शन ऐड होगा या 2 बार एंड करेक्शन ऐड होगा, इसमें जो आएगा फ्रीक्वेंसी वो क्या आएगा, एनवी बाय 2L 2L L plus 2e। 2R। ठीक है, आगे कर लूंगा, मैंने ना एक ही बार इंटीग्रेशन ऐड किया था क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है, 0.6 0.6। अब दिया हुआ है कि भैया जो फंडामेंटल, इसका तो फंडामेंटल है क्लोज वाले का, तो यहाँ एन के लिए 1 डाल दी, यहाँ L1 डाल दिया, ये कौन से में फर्स्ट ऑर्डर, मतलब क्या हुआ, सेकंड हार्मोनिक, एन की वैल्यू 2 डाल दी, यहाँ एल की, यहाँ पर डाल दी एल की वैल्यू L2 डाल दी, ये 0.6 R1 है, ये 0.6 R2 है, सॉल्व कर लो आज। यस सर। चलिए आगे,
हाँ भाई, कोई आगे कोई डाउट नहीं है क्लास? सर एक इंटेंसिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन बता दो। अब बताओ क्या होना चाहिए? ये सब नोट्स में है तो सही, वो सब रिवाइज करो। सर मैंने डीसी पांडे में भी देखा था, मुझे मिला नहीं। हो ही नहीं सकता, मतलब पहली बात तो नोट्स ही देखो, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या होता है कि नोट्स एक बार गो थ्रू करोगे, नोट्स में मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो डेसिबल वाला स्केल ये नहीं करवाया था। पिछले साल रोहतान सर ने पढ़ाया था, हमारे सर नहीं थे तो इसीलिए। तो वो तो चलो, वैसे भी आपने जब क्वेश्चन वोश्चन अपने उस टाइम लगाए होंगे तो अपने डेसिबल तो एक फॉर्मूला ही होता है ना, डेसिबल वाला तो क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला? 10 Loud log log I I by I log I not 10 I power upon minus I naught 12 आई नोट का एक रेफरेंस वाली इंटेंसिटी 10 इज पर माइनस -12 12 ठीक है। और प्रेशर के साथ जो फॉर्मूला होता है, अब बताओ सिंपली इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? half rho a square omega square इनटू into v। वी। ये किसी भी ट्रैवलिंग वेव की इंटेंसिटी होती है, उसको प्रेशर के साथ जोड़ना है। प्रेशर जोड़ना तो आपको क्या करो, आपको मुझे ये समझ आ रहा है कि जो बी ए के है वो क्या होता है, प्रेशर डेल्टा p max। तो हाफ ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया, रिड्यूस हो गया। अभी बताइए जो ओमेगा बाय के क्या होता है, वेव स्पीड होती है। यस बी क्यू बाय बी स्क्वायर, और जो साउंड की वेव स्पीड होती है वो क्या होती है? under root p by rho। आपके ऊपर है, बी स्क्वायर लिखना है तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, वी की पावर 4 इंटू रो स्क्वायर, या वी की पावर 4 इंटू रो स्क्वायर लिख सकते हो। तो ऐसे वी क्यूब से वी पावर 4 कट के वी बचेगा नीचे। और अगर आपका मन किया तो अब यहाँ से रो को रिप्लेस कर, रो क्या हो जाएगा, बी बाई वी स्क्वायर। जैसा आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो। डेल्टा पी नोट का स्क्वायर, ये बचा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ लिखा गया बी बाई रो स्क्वायर, एक बी से बी कटा, इसके दो बी से कट गया, ये आगे रिलेशन आपको। यस ठीक है। और मन किया तो आप बी को रिप्लेस कर दो, बी है रो वी स्क्वायर है, यहाँ रो वी स्क्वायर लिख दो। तो बी को रो वी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ क्या बचा, अकेला रो भी। अगर आपको ये रिलेशन चाहिए तो आपको ये रिलेशन उसमें मिल जाएगा ना। डीसी पांडे में देखा भी है तो डीसी पांडे के कौन चैप्टर में, ये वेरी साउंड वाले चैप्टर में देखो ना। यस सर, मैं देख लो, कोई भी बुक देख लो, है ना, ये यस साउंड वाला है तो साउंड वाले चैप्टर में मिलेगा, जो भी साउंड वाला सेक्शन होगा उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ जी सर। सर हाँ, ये सब हमने तो लिखा ही होगा यार क्लास नोट्स में पक्के से। सर ये नहीं करना था मुझे, मतलब हमारे बैच को। इसके बाद सर एक चीज पूछनी है। सर जब इसमें हमने वेलोसिटी में करेक्शन की थी तो सारे फॉर्मूला हम अभी भी इसी फॉर्मूले से क्यों निकालते हैं? वेलोसिटी में, हाँ जी, तो बेसिक फॉर्मूला तो बी बाई रो होगा ना। हाँ जी सर, बेसिक जो फॉर्मूला है वो तो बी बाई रो ही है, बी द बल्क मॉडुलस और अपॉन, अब बी की वैल्यू डालनी होती है आपको। बी की वैल्यू, बी की एक्चुअल वैल्यू वही क्या है, गामा इनटू पी है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। जो न्यूटन ने बोला था वो तो
उसने बी को क्या मान लिया था? p के बराबर ही मान लिया। तो बल्क मॉडुलस ऑफ दैट मीडियम है। अब बल्क मॉडुलस ऑफ दैट मीडियम विल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। जब यस आप सर, गैस का जो बल्क, एडियाबेटिक होता है वैसे actually। हाँ गैस का बल्क मॉडुलस अब अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हुआ है। यस हाँ तो उसने गलती से कोई और बल्क मॉडुलस मान लिया था, एक्चुअल में बल्क मॉडुलस कुछ और मानना था। ओके सर। मान लिया था, एक्चुअल में एडियाबेटिक है। चलिए आगे, इसके बाद सर मेरे को ना एंड करेक्शन पहले समझ में नहीं आया था पिछले साल, आप दोबारा थोड़ा सा बता सकते हो? मतलब देखो समझ में क्या नहीं आया, ये तो स्पेसिफिक डाउट होगा ना। सर जैसे कि पहले तो अजम्पशन थी कि वो उतनी लेंथ तक रहता है, तो वो एक्स्ट्रा कैसे गया? तो मोमेंटम की वजह से जो गैस पार्टिकल आपके जो मीडियम में पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, जब ये ट्रेवल कर रही होती है तो वो वैसे क्या है, लेंथ पे जाके एग्जैक्टली वहीं से रिफ्लेक्ट नहीं होती, अपने मोमेंटम की वजह से वो थोड़ा और आगे तक मूव कर जाती है। तो जो उसका एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो एंड से ना होकर एंड से थोड़ा सा आगे से हो रहा होता है। थ्योरेटिकली एंड से हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ड्यू टू अदर फैक्टर्स। भाई जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आप क्या, तो आपके पास क्या रियल फैक्टर्स रहेंगे। तो जब भी आपका यहाँ से जब भी आप यहाँ पहुंचे तो मोमेंटम की वजह से वो थोड़ा और आगे तक प्रोपेगेट करके फिर वहां से उसको अपना रिफ्लेक्शन फील होता है। या फिर जब वो यहाँ से निकलेगी तो अचानक से आपकी वेव बाहर निकलेगी। मान लो कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है, मतलब हाई डेंसिटी है। जैसे वो बाहर पहुंचेगी यहाँ से ये तेजी से बाहर निकलेगा, तो तेजी से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर स्पेस खाली होने लगेगा। तो आप बोलोगे यहाँ से रे रिफ्लेक्शन जो उल्टा जा रहा है। तो ये जो ये एग्जैक्टली शार्प बाउंड्री ट्रीट नहीं कर सकते, रीजन नहीं, क्योंकि हर चीज क्या है, मोमेंटम कैरी कर रही है। मोमेंटम कैरी करने की वजह से तो जो चीज आपको छोटी लग रही है वो होगी ना, उसे मोमेंटम की वजह से वो थोड़ा आगे तक वो एक्सटेंड होगा ड्यू टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। ओके तो सर। एंड ना होके एंड से थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो थोड़ा और आगे तक एक्सटेंडेड है। तो जो भी आपका रिफ्लेक्शन या आपका जो भी रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है वो बाउंड्री से ना होके बाउंड्री से थोड़ा सा आगे तक हो रहा है। उसके कारण क्या, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। ओके सर। सर सर ये इस चैप्टर की थ्योरी एचसीवी में अच्छे से दी हुई है क्या? चैप्टर अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है, किसी भी बुक से पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में अच्छा ही है। मतलब मोर इसमें थ्योरी इसकी ज्यादा समझ में तब आती है जब आप इस पे ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लगाते हो। तो अगर आप सब थ्योरी वही लैग कर गए सर हम ना पिछले साल, इसलिए मेरे को ये शीट में बिल्कुल मतलब मजा नहीं आया सर करने में, ना कॉन्फिडेंस नहीं है अब तक बिल्कुल, क्वेश्चन भी कम हुए हैं और मतलब प्रैक्टिस ही नहीं है ना बिल्कुल भी। तो मतलब थ्योरी पढ़ने का वो हो रहा है कि एक बार पढ़ लेनी चाहिए कहीं से। थ्योरी पढ़ो, लेकिन सब थ्योरी पढ़ के फायदा नहीं, थ्योरी का बिल्कुल फील नहीं आएगा जब तक कि उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं लगाओगे। सर वो फिर एग्जांपल कर लूंगा ना, वो जो साथ में होते हैं उसके लगा लो। एचसीवी पे यार ज्यादा तुम्हें एग्जांपल मिलेंगे ना। प्रॉब्लम एचसीवी का ये है कि जो भी आप थ्योरी पढ़ोगे उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास 2 या 3 एग्जांपल अच्छे होते नहीं जिसको देख के आप समझ पाओ चीजों को। तो बेटर गो फॉर बीएम शर्मा और डीसी पांडे सब्जेक्टिव के लिए चले जाओ। उसमें थ्योरी के साथ साथ सपोर्ट करने के लिए क्या है, अच्छे खासे एग्जांपल दिए हैं तो चीजें चमक जाएंगी। ओके सर। सर मेरा लास्ट टाइम ना वो छूट गया था, सोनिक बूम वाला जो आपने करवाया था सर, उसके ऐसे क्वेश्चन तो मिला नहीं अभी तक कोई, वो भी छोड़ सकते हैं? छोड़ दो, ऐसे तो क्या थ्योरी वाला पार्ट ही है। जब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करोगे तो साउंड पीछे रह जाएगी, आप आगे चले जाओगे, कौन क्रिएट हो जाता है। ये सर ये होता है ये सर नोट्स में कहा है। you travel with a speed greater than speed of sound। तो साउंड वेव फ्रंट पीछे जाएंगे, आप आगे चले जाओगे, तो वेव फ्रंट का जो एनालॉग बनता है वो कौन बनता है, राइट। तो जब भी आप अंदर आओगे आपको साउंड सुनाई देगी, कौन के बाहर होगा तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। ऑब्वियसली बात है ना। कोई लाइट कब दिखाई देगी, जब लाइट का वेव फ्रंट आपको क्रॉस कर रहा होगा। अब जब लाइट क्रॉस ही नहीं किया तो आपको लाइट क्यों दिखाई देगी। तो वैसे क्या है, जब आप हायर स्पीड में चलते हो, मान लो ये प्लेन है,
तो वेवफ्रंट पीछे रह जाता है, ये पूरा कोन क्रिएट हो जाता है। तो मान लो ये कौन है, तो कोई भी अगर पर्सन यहाँ खड़ा है, उसको साउंड नहीं सुनाई दे रही है। इनफैक्ट ये जो यहाँ खड़ा है उसको भी साउंड नहीं सुनाई दे रही। रीजन में प्लेन इसको क्रॉस कर भी गया, अब वो दिख रहा है प्लेन आपको क्रॉस कर गया, लेकिन आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही। अब मुझे पता है अब मुझे ये पता है कि ये जो पूरा है, ये जो सेटअप है, ये पूरा प्लेन के साथ साथ आगे जा रहा है। यस सर। वो यहाँ था, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा। उसको क्रॉस कर जाएगा मैन। हाँ, जब उसको जब ये थोड़ा आगे चला गया, अब जब इसको जैसे ही क्रॉस करेगा, आपको अचानक से अब क्या हुआ, आपको साउंड सुनाई देगी। अब देखो, अब मैं देखो ये प्लेन इसके ओवरहेड है, तभी आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही है। थोड़ा और आगे चला, अभी भी साउंड नहीं सुनाई दे रही है। आपको दिख रहा है कि प्लेन आपको क्रॉस कर गया है, आपके ऊपर से वर्टिकली अबाउट निकल गया है, नहीं सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है। इसमें जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, अब आपको साउंड सुनाई देगी। यस सर। और ये जो एंगल आता है, ये हाफ एंगल साइन थीटा, ये आता है स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, या फिर क्या बोल दो, एरोप्लेन बोल दो, जो भी है। सोर्स। यस सर। ज्यादा अच्छा टर्म लगा, सोर्स ही लिख देते हैं। अब कैसे याद आएगा कि ये क्या होना चाहिए, ये बताओ। जो थी साइन थीटा होता है वो एक से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये तब प्रोड्यूस होता है जब स्पीड ऑफ साउंड क्या हो, कम हो। चलिए आगे। इस बार नेक्स्ट डाउट बोलो भाई। क्या भाई इसके बाद कोई डाउट नहीं है क्या, या सॉल्व नहीं किया ईमानदारी से? कुछ जवाब तो दो। सॉल्व किए नहीं हो, टाइम नहीं मिला है, या फिर डाउट ही नहीं है, कुछ कोई तो एक रीजन होगा ना। किए सर। पूछो भी, डाउट पूछो भाई। फिर नहीं है सर आगे। किसी को भी डाउट नहीं है? सर डाउट्स ट्राई नहीं किए वापस से एक बार, वो टाइम नहीं मिला डाउट्स ट्राई करने का। देखो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि यार सब लोगों ने ट्राई किया और तो किसी को डाउट ना हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ठीक ठाक है यार। देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक 44 और 56 मान के चलो, 110 से 111 क्वेश्चन है यार आपके पास। तो देखो इम्पोर्टेंट है ना इस टाइम पे अपने आप से थोड़ा ईमानदार रहना। नहीं क्या तो बता दो, टाइम ले लो, वापस नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस कर लेना। एब्सोल्युटली प्रॉब्लम सर नहीं। मल्टी से पहले किए, मल्टी नहीं कर रहे, मल्टी नहीं कर रहे। यस सर, मल्टी नहीं कर रहे अभी।
नहीं मल्टीपल ट्राई करोगे यार, ऐसा क्यों? मतलब मल्टीपल से तो बल्कि अच्छा ही नहीं यार, मल्टीपल करोगे तो एक तो मल्टीपल क्वेश्चंस वालों की प्रैक्टिस हो रही है, जनरली करते ही क्या है प्रैक्टिस उसकी, सब्जेक्टिव या सिंगल करके आगे छोड़ देते हैं। यस सर। यहाँ प्रैक्टिस हो तो समझ में आएगा ना कौन सा ऑप्शन हमेशा स्किप हो जाता है, कुछ ऑप्शन जो हमेशा या तो एक आधा ऑप्शन समझ में नहीं आता है, या एक आधा है कि हमेशा स्किप कर जाता है, तो वो सब गलतियां पता लगेंगी ना यहाँ पर करने से। और अच्छा है, ट्राई करो यार, आप इसको फर्दर वापस डिस्कस कर लो इसको, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये भी देखो बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अपना एम ये तो नहीं होना चाहिए ना कि बस ठीक है टाइम पास के लिए, बस कहने के लिए हम बोल दें कि भाई हमने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया। एटलीस्ट इतना तो हम रिवाइज कर लें कि हमें पुरानी चीजें याद तो आ जाए कम से कम। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तब गेन होता है जब आप उसको या तो बहुत चैप्टर को वापस टाइम दे दो रिवीजन के टाइम, या फिर जब सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करोगे तब आपको वापस से वापस जब इन चीजों को पढ़ोगे वापस, तो फिर और चीजें अच्छे से दिमाग में बैठेंगी और क्लैरिटी आएगी, तो सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन तक जाके आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। लेकिन पहली बार में इतना तो हो जाए कि हमें पता है यार, सारे फॉर्मुलाज याद हो, स्टैंडर्ड, जैसे बीच में कुछ कुछ फॉर्मुलाज पूछ रहे हो कि ये क्या था ये क्या था, तो एटलीस्ट वो सब चीजें तो क्लियर हो जानी चाहिए। तो थोड़ा टाइम लगे लगा लो, है ना, लेकिन इतना जरूर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अपना सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना लो, लेकिन इतना कर लो कि पुरानी सब चीजें याद आ जाए, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज है वो सारे याद आ जाए, सारे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाए, और सबकी एप्लीकेशन पता लग जाएगी क्या कैसे 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 अप्लाई करना है। इसको इसके मल्टीपल भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है। सॉल्व करना चालू करो यार। सर क्वेश्चन नंबर 4 बताना मल्टीपल का। हाँ सर एक सिली सा डाउट है, पूछ सकता हूँ? क्या चीज? एक सर छोटा सा डाउट है, पूछ सकता हूँ? पूछो। सर एक क्वेश्चन था उसमें ना, हुआ था पीएथ ओवरटोन में हार्मोनिक कितना। तो सर मेरे को जहाँ तक पता है ऐसे होता था कि जैसे फर्स्ट हार्मोनिक जो है वो 0 ओवरटोन होता है, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होता है। नहीं देखो दोस्त, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी जो वो है दोनों एंड फिक्स्ड है। जैसे मैं अगर बात करूँ स्ट्रिंग की, तो तुम बात करो जैसे पाइप की, तुम किसी बात करना चाहते हो, जैसे पाइप की बात करना चाहते हो, है ना? यस सर। ऑर्गन पाइप में क्या है, देखो ये क्या है, अब यहाँ लिखा हुआ था ऑर्गन पाइप में ये वाला, अगर ओपन ये है क्लोज्ड एंड वाला, और ये ओपन एंड वाला, तो जो ये नंबर है एन का जो नंबर है वो सिंपली क्या देता है, हार्मोनिक देता है। तो अगर मैं क्लोज एंड की बात करूं, इसमें एन में 1 डिफाइन होगा, 1 के बाद सीधा 3 डिफाइंड, 5 डिफाइंड है, एंड सो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एंड सो। ठीक है, जो ओवरटर्न होता है वो जस्ट देखो इसमें ये वाला है, इसके बाद जस्ट अगला जो फ्रीक्वेंसी है वो ये आएगी, यस सर। ये फर्स्ट ओवरटर्न है, इसके बाद जस्ट ये आएगा, ये सिंपली क्या है, एंड सो ऑन। ओवरटर्न मतलब क्या है कि ये आपकी कौन सी हो गई, ये फंडामेंटल टोन हो गई, ये लिस्ट पॉसिबल टोन है ना, ये उसकी नेक्स्ट पॉसिबल टोन है, ये इसकी नेक्स्ट पॉसिबल टोन है, ये इसके बाद पॉसिबल टोन है। तो ये तो ओवरटोन तो सिंपली क्या क्या चलते हैं हमेशा 1 2 3 4 5, लेकिन देखो ना फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, मतलब कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी है? कितने टाइम्स नहीं, मतलब हाँ सिंपली कि देखो हर एन की जो भी डालोगे वो हार्मोनिक बन जाएगा। तो क्लोज में कौन कौन से हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां एंड सो ऑन, है ना? तो जो हार्मोनिक है क्लोज के लिए वो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ओवरटोन प्लस 1। इसके लिए ये सबसे लीस्ट पॉसिबल टोन है, ये अगला टोन है,
ये इसके बाद टोन, ये इसके बाद टोन, ये इसके बाद टोन, ये इसके बाद टोन। तो इसमें तो क्या दिखाई दे रहा है, ओपन एंड में जो ओवरटोन है वो सिंपली क्या है, हार्मोनिक से एक ज्यादा है। कम है। और हार्मोनिक- मैं ठीक है, थैंक यू सर। तो ओवर, देखो ओवर से मतलब ही क्या है, फंडामेंटल टोन से एक ओवरटोन है ना। सेकंड ओवरटोन मतलब क्या है कि वो फर्स्ट ओवरटोन जो भी था उससे एक टोन और ज्यादा। थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या है कि जो सेकंड ओवरटोन था उससे अगला टोन। तो ओपन एंड में हमेशा क्या है कि जो भी हार्मोनिक दिया है, तो ओपन एंड में बोलो कि 12th ओवरटोन, 12th ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक, ओपन एंड वाले में 12th ओवरटोन मतलब 11 13। वहीं पे अगर मैं क्लोज एंड वाले में बोलता 12th ओवरटोन, कौन सा हार्मोनिक, 20 12th ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक, 25। चलिए अगर मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर मल्टीपल का क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। हो गया सर। हो गया सर। ओके सर। यस सर। हो गया, यस सर। यस सर। ये सिंपली राइट में जा रही है, तो अपने पी क्यू आर की स्पीड कैसे निकाली होगी, वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप इनटू नेगेटिव, स्लोप से। वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, और आगे क्या लगा उनके, माइनस लगा। या क्या करो, पूरा डायग्राम को क्या करो, राइट में जा रहे हैं ना तो राइट में हल्का सा क्या कर दो, करके देख लिया कि कौन आगे रहे। हाँ उठाकर कॉपी पेस्ट कर दो, अपने आप समझाए कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। डन। सॉल्व करो भाई। अच्छा आपका इस संडे को पेपर है क्या, सैटरडे और संडे। फिर संडे को भी। इस संडे क्या कब कब है, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे। सैटरडे को क्या है, मेंस। मेंस का सिलेबस क्या है, ये वेव्स आ रही है। मैकेनिकल। अच्छा फिर संडे को इसका एडवांस है ना। यस यस सर। और उसके अगले वीक रे ऑप्टिक्स। सर रे ऑप्टिक्स और वेव दोनों। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ना जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन लोग ये वन मोर वाले जो भी क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं 44 क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन कर ही लेंगे, मेरे ख्याल से फायदा ही होगा यार, है ना। तो लगाओ अभी सॉल्व करना चालू करो यार, यूटिलाइज कर लो टाइम को। सर एक बार 47 बता दोगे, सिंगल करके 47 मैंने उस टाइम पे मतलब सोचा बाद में पूछ लूंगा, बाद में देख लूंगा। सर इसका आंसर बहुत बड़ा आ रहा था। भाई जो जेट प्लेन होगा वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। यस सर। मतलब जब वो इस ऑल्टीट्यूड पर है तो आपको जो इंटेंसिटी मिलती है, मान लो ये कुछ पी पावर की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। यस सर। तो जब जो साउंड आपके पास पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पी बाय 4π100 स्क्वायर। से R1 स्क्वायर बोल देते हैं ना। यस सर, R1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब गिवन है कि ये जो इंटेंसिटी है, ये जो इसकी लाउडनेस है वो क्या है, लॉग ऑफ, मतलब ये इसको I1 बोल दो, सही है। अब बोला कितने हेड बजाना चाहिए, I 120 हो जाए, 10 log ऑफ I2 बाय I0, ये सर नो। यस सर। मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं तो ये कितना आया, 40 आया, 10 log क्या आया, ये I1 बाय I2 नहीं आ जाएगा। दोनों डिफरेंस लिया, समझ लो दोस्त, ये 10 log I0 और 10 log I0 कट जाएगा ना भाई। इसको पहले प्रॉपर्टी होती है यार। अब तो मेरे ख्याल से तुम जितना लेंथी बोल रहे हो, ये क्या है I1 क्या है
समथिंग p बाय 4 पाई r1 स्क्वायर, राइट हो गया है p अपन 4 बाय 2, तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, सही है? ये सर हो जाएगा सर, आगे तो हो जाना चाहिए, है ना? बचाए नहीं सर, यस सर। 4 10 के लिए ये log के अंदर टर्म क्या बननी चाहिए? ये पूरा पूरा 4 बनना चाहिए log वाला, मतलब 10 की पावर 4 बन जाना चाहिए पूरा पूरा एक्सप्रेशन, यस अगर 10 की पावर 4 बन जाएगा तो बाद में ये तो मतलब r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर, देखिए समझ आ रही है, 10 की पावर 4 होना चाहिए, दोनों तरफ रूट ले लो, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो, यस सर। हो जाएगा। ओके सर। चलो ठीक है, अपना सॉल्विंग करो। ये अपना मल्टीपल वाले स्टार्ट कर दिए सॉल्विंग करना, मतलब देखो यूटिलाइज करो टाइम को यार, है ना? मतलब अगर 15-20 मिनट मिलते हैं तो उसको यूटिलाइज कर लो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। यस सर। अगला थैंक यू देन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर स्टार्ट कर दिया अच्छा। हाँ करो यार, है ना? अच्छा मतलब 15 मिनट में देखोगे तो मेरे ख्याल से 10-12 10 एक 9-10 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना कि कोई ऑप्शंस, है ना, जल्दबाजी में ऐसा ना कोई ऑप्शंस मिस कर दो, थोड़ा ऑप्शन का भी जरूर ध्यान रखना। टेंडेंसी रहनी चाहिए कि मतलब जितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बढ़ाओ उतना ज्यादा अच्छा है। ओके सर।